हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ये क्या चीज होती है, इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक कर्व दिया है, ठीक है? कोई भी फंक्शन का कर्व हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसे एक कर्व बना दिया मैंने, ठीक है ना? ये ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा बच्चों, और इस कर्व की कोई भी इक्वेशन हो सकती है। इसको मान लेते हैं y = fx, ठीक? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और बच्चों इस कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? भाई देखो 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई भी मतलब कहीं पे भी एक पॉइंट ऐसे ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक? इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a, ठीक है? और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, ठीक है बच्चों। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को टच करती हुई एक ऐसे लाइन हमने ड्रॉ कर ली। याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। कर्व में एक कर्व बना है तो कर्व पे हजारों पॉइंट्स है, तो किसी एक पॉइंट को लेकर इस कर्व को टच करती हुई, ठीक है, इस पॉइंट पे टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। यानी इस कर्व का ये क्या हुआ? टेंजेंट हुआ। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कि कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और एक सिंगल पॉइंट से एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अच्छा, आप बात को समझिएगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, उसके बाद में बच्चों ये जो लाइन है स्ट्रेट, ये हो गई टेंजेंट, ठीक है ना? टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, इस पॉइंट के साथ एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ऐसे, जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दिख रही है ना? ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए और इसी पॉइंट से पास होती हुई एक और लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ कि पॉइंट को टच करती हुई, कर्व के पॉइंट को टच करती हुई स्ट्रेट लाइन जो बनी, उसका नाम है टेंजेंट, ठीक है? और ये इसका पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1, और इसी टेंजेंट लाइन को, क्योंकि भैया ये लाइन है, और इसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन और ड्रॉ की, एकदम स्ट्रेट, तो बन रहा है ना? तो इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, जैसे कि बच्चों मैंने भी बताया कि कर्व के ऊपर बहुत से पॉइंट हैं और एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है? मतलब उसको टच करती हुई एक ही लाइन बन सकती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आपको प्लेन दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे ऐसे प्लेन हो सकता है ना, ऐसे प्लेन बना हुआ है, और प्लेन के केस में क्या होगा, ठीक? मान लीजिए प्लेन को ऐसे टच करती हुई एक स्ट्रेट लाइन है और इसको टच करती हुई जा रही है, मतलब जस्ट पैरेलल है, इसको टच करती हुई जा रही है। तो बच्चों ऐसे हजारों करोड़ों पॉइंट हो सकते हैं जिसपे ये टेंजेंट लाइन है ना, देखो स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट, तो ये प्लेन को तो हजारों पॉइंट्स पे टच कर सकती है, बस इसको जस्ट छूती हुई निकल रही है, ठीक? इसमें भी देखो पॉइंट को छूती हुई निकल रही है। तो कर्व के केस में केवल एक पॉइंट पे टच करेगी, लेकिन अगर प्लेन दिया जाए तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जिसपे लाइन क्या होगी? टच होगी, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? टेंजेंट मतलब क्या? एक लाइन है, और नॉर्मल भी एक लाइन है कि नहीं? तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है लाइन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि भैया लाइन, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की दोनों लाइन ही तो है, कुछ नई चीज तो है नहीं, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले इसमें लाइन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक? अच्छा देखिए बच्चों, लाइन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ठीक है? ये y एक्सिस है, ठीक? और इस x एक्सिस को मान लीजिए ऐसे एक लाइन कट कर रही है, इस लाइन का कुछ भी नाम ले लीजिए, लेट्स से P हो गया, ठीक? अच्छा बच्चों,
इस एक्स एक्सिस, ये दिख रहा है, एस एक्सिस के पॉजिटिव साइड से, दिख रहा है, पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज, ये दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस लाइन को अगर टच करते हैं तो इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं थीटा। ये चीज आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है स्ट्रेट लाइन में, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, और नहीं ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज बनाती हुई इस लाइन के ऊपर एक एंगल ड्रॉ किया, इस एंगल का नाम हो गया थीटा। क्या हुआ, थीटा। और बच्चों इस एंगल के टैन को क्या कहा मैंने, टैन को, टैन का मतलब टैन थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद आ रहा है, हाँ क्या बोलते थे, टैन थीटा को इज इक्वल टू एम, और इस एम का मतलब होता था स्लोप। क्या होता था, स्लोप। कुछ याद आया, ठीक है, फिर से याद रखिएगा कि ये m स्लोप है, और स्लोप का मतलब दिख रहा है ना, tan थीटा, और ये थीटा कौन सा है, ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज इस लाइन को टच करते हुए बन रहा है ना, देखो ये बन रहा है एंगल थीटा। अब बच्चों अगर आप देखो ये x एक्सिस है, आप कहो कि सर ये वाला भी एंगल हो सकता है ना, और हम इसको बढ़ा लें, ठीक, ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये भी कई हो सकते हैं, लेकिन हमें ये वाले नहीं लेने भाई। स्लोप के लिए कौन सा एंगल लेना पड़ता था हमें, जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, जो इस लाइन को, इस लाइन और x एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा। यानी tan थीटा इज इक्वल टू m, और m का मतलब स्लोप। स्लोप समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये लाइन है और ये भी एक लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पर तो इस थीटा को हम लोग ने m बोल दिया, स्लोप ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। लेकिन कर्व के केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको एक कर्व दे दिया गया और इस कर्व की एक इक्वेशन दे दी जाएगी, कुछ भी हो सकती है इस कर्व की इक्वेशन, जैसे ऐसे दे देगा y स्क्वायर या y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, कुछ भी दे देगा, है ना, कुछ भी दे देगा, ये हमें इसकी इक्वेशन बताओगी। और फिर क्या है, इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, है ना, ये जो लाइन है इसका स्लोप ऑफ लाइन। इसी तरह अगर क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट बच्चों एक लाइन ही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ध्यान से समझिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको इक्वेशन दी गई होगी, भाई इस कर्व की इक्वेशन दी होगी, पक्का दी होगी, तो इस कर्व की इक्वेशन का हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो भैया जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ऐसे हो जाएगा, dy by dx is equal to 4x आया। तो ये जो dy by dx आया, ठीक, और इसके ऊपर एक पॉइंट भी दिया होगा, भाई इस कर्व को, ये कर्व की इक्वेशन है, और ये कर्व जिस पॉइंट पे, ये देख रहे हो, ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसके पॉइंट भी तो दिए होंगे, x1 y1 पॉइंट भी होंगे। तो हमें जब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखने होंगे, x1, y1, तो हमें क्या पता चलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट्स, जो भी हमें पॉइंट मिल जाए, तो ये पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। अब बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे वो पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट जैसे ऐसे दे दिया गया है, 2,0 दे दिया गया है, दे दिया गया ना, तो यानी x एक्सिस पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो यहाँ पे आप 2 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 यानी 8, तो dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा 8। बात समझ में आई। तो इस dy by dx को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। आप इसको dy by dx कहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट पे, और हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में इसको m पढ़ा था, ठीक है। तो m को चाहे tan थीटा को चाहे dy by dx को, इन सबका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, इसको हटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझते हैं। अच्छा बच्चों, अब जैसे मान लो अभी ये एक लाइन है, ठीक, ऐसे दी हुई है, ये एक्स एक्सिस है। अब मान लो इसी लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन, जैसे मान लो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, चलो ध्यान से देखो, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये पैरेलल है, इस लाइन का नाम कुछ भी दे दो, क्यू नाम दे दो, ठीक है, क्यू नाम हो गया इसका। अच्छा, तो ये भी देखो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर ये एंगल थीटा है, इसको पुट करके मान लो 5 हो गया, ठीक।
अब ये बच्चों दोनों लाइन पैरेलल है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इनके एंगल भी सेम होंगे, हाँ या ना? होंगे कि नहीं होंगे? ये चीज हमने पढ़ी हुई है। तो इसमें थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? फाई के इक्वल हो जाएगा ना। तो यानी ये tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ी देर में मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया? m1 हो गया, और इसको मान लो m2। बात समझ में आई? तो m1 इज इक्वल टू m2, यानी जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, क्या था? जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों के स्लोप क्या होते हैं? इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं? दोनों के स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें आपको पहले से पता है, बस थोड़ा सा मैं आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे ध्यान से समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए बच्चों आपको एक ऐसे लाइन दी गई है, ठीक है ना, और इस लाइन के परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, ऐसे परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो भैया इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m1 है और इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m2 है। ठीक, तो बच्चों अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो स्लोप अगर निकालेंगे, जब दो लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर होती हैं, तो आपको याद होगा m1 into m2 is equal to -1 होता था। याद आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है ना, यानी जब पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल है, और अगर लाइन दो परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। याद आया? ठीक है ना। अच्छा अब आगे देखते हैं बच्चों, ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जैसे मान लीजिए स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट में आप इसी तरह से अगर बच्चों आपको कहा जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो कितना होगा वो भी देख लीजिए। तो बच्चों देखो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक लाइन है जो किसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाती है? भाई टेंजेंट के साथ राइट एंगल पे मिलती है 90 डिग्री पे। तो भैया स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? अभी मैंने बताया कंडीशन, भैया दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है? m1 into m2 is equal to -1। ठीक, तो मान लीजिए m1 is the slope of tangent, ये m1 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम? dy/dx। ठीक है, और हमें m2 इट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बात को समझो, ये m2 हमें फाइंड करना है, तो m2 कितना हो जाएगा? -1/dy/dx। तो जब भी हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के उसको 1 से डिवाइड कर दो नेगेटिव के साथ, -1/dy/dx। तो वो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है? जो भी हमें पॉइंट दिया हो वो पॉइंट्स यहाँ पे x1, y1। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स देखते हैं। ध्यान से देखिए, बात को समझिए। अब टेंजेंट्स और नॉर्मल की क्या इक्वेशन हो सकती है, बात को समझो। जैसे बच्चों आपको कोई कर्व दिया, ठीक, कोई भी कर्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एक कर्व है, ठीक है ना, ऐसे ये कर्व हो गया। अच्छा, तो ये पॉइंट पे टच कर रही हो गया टेंजेंट, ठीक है भाई, और इस टेंजेंट का पॉइंट हो गया P और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1। अब बच्चों देखो, मुझे पॉइंट्स पता हो और मुझे इसका स्लोप पता हो। क्या पता हो? स्लोप यानी m। ठीक है, और कह है कि आप बताइए क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और ये कर्व क्या हो सकता है? y = fx, कुछ भी दे सकता है। तो हमें अब इसकी इक्वेशन बतानी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, लाइन वाली कहानी है और कुछ नहीं है भाई, लाइन ही तो है। तो बच्चों हमें पॉइंट्स पता है, स्लोप पता है। पॉइंट्स और अगर स्लोप पता हो तो क्या होता था? याद करो, y - y1 = m। m इज अ स्लोप, x - x1। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, समझ में आई? अच्छा, उसके बाद में बच्चों अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो सेम वही कहानी है, अभी हमने समझा। नॉर्मल में क्या हो जाएगा? जहां पे स्लोप था तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाता था? -1/m। बाकी पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा सिस्टम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में देखो बच्चों, इफ टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, मान लो जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे ध्यान से देखिए,
ये एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल है, ठीक है। ये टेंजेंट ऐसे जा रहा है, ये टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चों अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा, tan थीटा। वो तो हो गया 0, हुआ कि नहीं हुआ। जब tan थीटा हो गया 0, यहां पर देखिए tan थीटा बाई m का मतलब tan थीटा होता था, तो अब यहां पर रखेंगे 0, तो ये पूरी कहानी हो जाएगी क्या, 0 आएगा। तो if tangent line is parallel to x axis then equation of tangent, तो भैया ये इतनी कहानी 0 हो गई, तो क्या बचा, y minus y1 is equal to 0, तो therefore y is equal to y1। तो जब आपसे क्या कहा जाए कि कोई एक टेंजेंट लाइन है जो कि क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन बताइए। उसकी इक्वेशन क्या होगी, y is equal to y1। अच्छा बच्चों एक बात को ध्यान से समझो, ये जो टेंजेंट लाइन है ये x एक्सिस के तो पैरेलल है, लेकिन ये y एक्सिस दिया है, y एक्सिस के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर कहे x एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, दोनों के लिए यही कहानी है। भाई देखो अगर y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो मतलब तो यही हुआ ना कि x एक्सिस के पैरेलल है, हाँ या ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस का है या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस का है, दोनों का मतलब सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन ये यूज करेंगे फार्मूला, ठीक है। अच्छा उसके बाद में इफ टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अब यही चीज अगर y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ध्यान से देखो भाई, y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, कुछ भी बना लो आप, ऐसे बना लो, यूं कर, ऐसे मान लो कोई टेंजेंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और ये ऐसे टेंजेंट है। तो भैया अब ये लाइन अगर आप ध्यान से देखो, ये y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दी। देखो भाई ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं। तो इफ टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो जब कहे x एक्सिस के पैरेलल के है या y एक्सिस के परपेंडिकुलर के है, दोनों के लिए ये इक्वेशन है, ठीक। और अगर आपको कहे पैरेलल टू y एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दोनों का मतलब सेम टू सेम है, तो आप क्या यूज करोगे, x इज इक्वल टू x1, ठीक है। इतना समझ में आया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। हमें क्या पता करना है इसमें, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy by dx पता करना है, और हमारे पास कर्व की इक्वेशन दी हुई है एट द पॉइंट ऑन हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, x की वैल्यू कितनी है 2, तो हमें बताना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो कैसे निकालेंगे, है ना, क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले आप जो इक्वेशन दी हुई है फंक्शन उसको लिख लो, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6, ठीक। ये बात समझ में। और बच्चों आप कोई भी एक रफ कर्व ऐसे बना लिया करो, कोई भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके समझने के लिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट होगा और इस पे हमें ऐसे ये टेंजेंट बना लिया हमने, तो इस टेंजेंट का हमें क्या बताना है, स्लोप बताना है, और जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, भाई ये पॉइंट हो गया ना, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। तो हमें क्या बताना है, इसका स्लोप पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, चलिए, और ये इसकी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy by dx निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, dy by dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 3 6x माइनस 0, भाई 6 का तो 0 हो गया। अब बच्चों देखो पॉइंट कितना है, x यहाँ पे दिया हुआ है, dy by dx x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x कितना लिखना है, 2, ये कितना हो गया 12। तो कितना आया स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy by dx कितना आया 12। अच्छा बच्चों अगर ये कहता कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व होता तो क्या होता, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। तो क्या करना पड़ता बच्चों, तो कुछ नहीं, मैंने क्या बताया था, इसी के लिए जैसे ये स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट है ना, इसको m मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम क्या करते थे, 1 अपॉन dy by dx, जो भी इस पॉइंट पे आया x इज इक्वल टू 2 पर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये m1 है, आप इसको m2 मान लो, तो ये कितना हो जाता, -1 अपॉन
12, ठीक है ना, बात समझ में आई हाँ या ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए कुछ नहीं करना, -1 अपॉन जो भी आया डिवाइड x उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो समझते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है टू द कर्व, और इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है ये, व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों याद करो, अभी मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की फार्मूला बताया था ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, क्या, जब आपको स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्लोप और पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, और जब हमें स्लोप और पॉइंट पता हो जाएंगे, फिर क्या, आराम से फार्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले आप इसका कोई भी एक रफ डायग्राम बना लिया कीजिए अपनी मर्जी से। देखो कर्व, ऐसे मान लो कोई कर्व होगा है ना, कोई भी बना लो आप, जैसा मन करे वैसा बना लो। ऐसे एक कर्व दिया हुआ है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और इसके ऊपर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इस कर्व की इक्वेशन ले रखी है y = x³ + 2x - 4, ठीक है। अच्छा, और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या बच्चों, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है भाई। अच्छा, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो यानी एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर हो गई, ये मान लो ये चीज, तो परपेंडिकुलर ऑफ लाइन का मतलब नॉर्मल आ गया। ध्यान से देखो भाई, परपेंडिकुलर हुआ ना, ये टेंजेंट है और टेंजेंट है परपेंडिकुलर, ठीक। तो बच्चों अभी मैंने इसकी कंडीशन बताई थी भाई, ये क्या है, टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, ध्यान से समझो, ये टेंजेंट है, और ये क्या है भाई, जो लाइन है, तो लाइन को आप नॉर्मल में क्या लोगे, तो चलो लाइन, ठीक। तो ये टेंजेंट का स्लोप मान लो m1 और इस लाइन का स्लोप मान लो m2, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया था, अगर परपेंडिकुलर होता है, क्या आपने पढ़ा था, m1 × m2 = -1, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक। और हमें क्या करना है, पॉइंट्स भी पता करना है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P ये भी पता करना है, कितना होगा, तो ये जैसे मान लीजिए x1 y1, चलो भाई, तो ये सारी चीजें अगर पॉइंट्स और स्लोप पता चल जाए तो हम आराम से क्या पता कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, फाइंड कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले लिख लो इक्वेशन ऑफ कर्व जो आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दी हुई है, लिखते हैं, तो ये बच्चों दिया हुआ है y = x³ + 2x - 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका d/dx करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा dy/dx = 3x² + 2, ठीक है। अच्छा, ये क्या आ गया, हमारा स्लोप आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद में देखो बच्चों, ये हमें जो लाइन की दी हुई इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, चलो भाई, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी है, x + 14y - 3 = 0। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 14y = -x + 3, और यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, ये -x/14 + 3/14, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx = -1/14, इसका तो 0 हो गया, ठीक है ना। चलो भाई, ये आ गया dy/dx, इसका लाइन का स्लोप ऑफ दी लाइन आ गया। अब बच्चों स्लोप ऑफ लाइन हमें पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और ये देखो क्या आ गया, ये भी स्लोप पता है, ये भी स्लोप पता है, m1 और m2 दोनों निकल रहा है हमारे पास, m1 और m2, आगे कि नहीं आ गया। अच्छा, अब अगर ये टेंजेंट इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर की, m1 × m2 = -1, तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, m1 कितना है, ये दिया हुआ है 3x² + 2, और इंटू m2 कितना दिया है, -1/14, यहाँ पर लिख लो -1/14 = -1, ठीक है। तो बच्चों ये -1 से -1 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 3x² + 2 = 14, ये 14 का मल्टीप्लाई हुआ,
तो ये हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर 14 माइनस 2 12, तो 3 से कट करो तो 4 मिलेगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो बच्चों हमें x कोऑर्डिनेट क्या मिला, प्लस माइनस 2। अब x मिल गया तो y कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। y कहां से निकलेगा, यहां से। भाई y की वैल्यू प्लस 2 पुट करो, फिर y की वैल्यू माइनस 2 पुट करो, ठीक है। चलो भाई यहां पे निकाल लेते हैं। तो जब x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, x की वैल्यू ले रहे हैं 2, तो बच्चों देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे पुट करते हैं y इज इक्वल टू x क्यूब। तो देखो 2 का क्यूब करेंगे 8, फिर प्लस 2 into 2 4 माइनस 4, तो ये खत्म। तो y कितना आया, 8 आया। तो जब x2 आ रहा है तो y कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। ये ऐसे लिख लो आप, जब x2 आता है तो y 8 आता है, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा उसके बाद में x कितना ले, माइनस 2 लेते हैं। x की वैल्यू कितनी ले ली, माइनस 2, तो y कितना है, ऐसे में पुट करो y इज इक्वल टू, देखो माइनस 2 का क्यूब तो ये हो जाएगा माइनस का 8, 2 into माइनस 2 तो माइनस 4, और ये माइनस 4, तो ये 4 4 8, तो ये हो जाएगा 16। कितना आएगा, माइनस का 16। तो ये जब x इज इक्वल टू माइनस 2 है तो y इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 16 आया। आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आई। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है, पॉइंट्स भी आ गए, और स्लोप, देखो स्लोप क्या है, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं। ये आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, है ना, निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, बच्चों पहले पॉइंट कौन सा मिल रहा है, 2,8 है ना, इस पे निकाल लेते हैं। अच्छा तो बच्चों देखो क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, अगर हमें पॉइंट्स पता हो, स्लोप पता हो, है ना। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और m का मतलब ये dy बाई dx होगा, ठीक है ना। तो चलो भाई इसको पुट कर लेते हैं m की जगह पर, और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या मिले हैं, 2,8। तो x कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर लो। भाई x कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, dy बाई dx। चलो अभी यहीं पे पुट करते हैं हम लोग, y माइनस y1 इज व्हाट, 8 इज इक्वल टू डी बाई dx 3x स्क्वायर। तो x की जगह बच्चों 2 लिखो, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और प्लस 2, देन x माइनस x1 इज 2, ठीक है। अच्छा भाई अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, y माइनस 8 इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 2 14x माइनस 2, ठीक है ना। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, y माइनस 8 इज इक्वल टू 14x माइनस 28, ठीक है भाई। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 14x माइनस y प्लस 8 माइनस 28। तो बच्चों कितना होगा, माइनस 28 प्लस 8 माइनस का 20, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद में अब दूसरी बार में हमें कौन से पॉइंट लेने हैं, ये वाले लेने हैं, -2 और -16 लेना है। इतना समझ में आया। चलो अब हम पॉइंट ले लेते हैं -2, -16, इसको हटा देते हैं। तो फिर से बच्चों वही कहानी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -2 एंड -16। तो बच्चों ये तो पहले वाले गए थे, इसको आप किनारे लिख लो, 14x माइनस y माइनस 20। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। अच्छा दूसरी क्या होगी, फार्मूला तो सेम टू सेम है, पॉइंट्स क्या हो गए, ये हो गए। तो फिर यहाँ पर रखो बच्चों y माइनस y1, तो माइनस देखो y1 कितना है, -16, और ये माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस का 16। फिर m की जगह पे 3x स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 x माइनस x1 इज -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ये फिर हो गया 4 3 12 प्लस 2 14, हुआ कि नहीं हुआ। अब आप इसको सॉल्व करो तो y प्लस 16, ये हो गया 14x प्लस 28। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 14x माइनस y और प्लस 28 माइनस 16, तो ये हो गया 14x माइनस y, और इसको माइनस कर लो तो कितना आएगा, 8 माइनस 6 2 तो -1, तो ये हो गया प्लस का 12, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, एक ये होगी और एक ये होगी,
ठीक है ना, समझ में आया? तो देखो बच्चों कितना आसान सिस्टम है इसका, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही मुश्किल हो और नहीं कर पाएंगे, इजी है कि नहीं है। बस देखो इसमें कहानी क्या है, आपको सारे अगर रूल पता है कि भाई पैरेलल है तो क्या करना है, और अगर परपेंडिकुलर है तो क्या करना है, ठीक, और इसके फार्मूले, तो फार्मूले तो वही है जो पहले आपने क्लास 11th में पढ़े थे लाइन के, और तो कुछ नया है नहीं, ठीक है ना। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना बच्चों। तो फिर बच्चों हम लोग इसके आगे के जो एक्सरसाइज है 6.3 या 4 जो भी है उसको लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, दिल लगा के हर चीज देखिएगा और बिंदास हो जाएगी। ओके, थैंक यू।